Hello students, I am Jitendra Verma from Genius School, Parvasar. Welcome to my YouTube channel Jitendra Verma. If you are new on my channel, please subscribe, like, comment and press the bell icon to get regular update of my channel. Today we will read a short poem of class 10th RBSC. आज हम कक्षा 10th की RBSC की एक पोएम पढ़ेंगे. The title of the poem is My Good Right Hand. इस कविता का जो शीर्षक है वो है माई गुड राइट हैंड. इसका मीनिंग है मेरा अच्छा दाहिना हाथ. अब आप सोचेंगे टाइटल के बारे में कि मेरा अच्छा दाहिना हाथ. अच्छा दाहिना हाथ इसका मतलब बायां खराब है, अच्छा दायां ही है केवल, ऐसा कुछ भी नहीं है. हियर टाइटल रेफर्स टू द हार्ड वर्क. यहां पर जो टाइटल है वो प्रयुक्त हो रहा है कठिन मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए. तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि माई गुड राइट हैंड का यहाँ पर मतलब है कठिन परिश्रम से, मेहनत से. सो लेट्स वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. अब हम बात करते हैं कि इस कविता के अंदर है क्या, इसका मूल भाव क्या है. द थीम ऑफ द पोएम इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी. इस कविता का जो मूल भाव है वो जुड़ा हुआ है आपके गरीबी से. एंड द मेथड ऑफ रिमूव इट, और जो तरीका है इसको हटाने का, उससे इसका मूल भाव जुड़ा हुआ है. पॉवर्टी इज नॉट ए न्यू टॉपिक फॉर अस. गरीबी हमारे लिए कोई नया बिंदु नहीं है. वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गरीबी क्या होती है और गरीबी की दशा क्या होती है. तो इस कविता के अंदर हम सीखेंगे कि गरीबी को हटाने का तरीका और कठिन मेहनत के बारे में. ये 3 पॉइंट्स पर ये जो कविता है वो हमारी आगे चलेगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज आई फेल इनटू ग्रीफ. मैं दुख में गिरा. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आई है, आई यहां पर रेफर हो रहा है पोइट के लिए, चार्ल्स मैके के लिए. आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में गिरा. फेल गिरा. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी नो वेरी वेल दैट when we find second form of the verb it means it is past simple tense. हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये past simple tense है. I fell into grief, मैं दुख के अंदर गिरा. अब आप सोचेंगे कि जो कवि है चार्ल्स मैके, वो दुख में क्यों गिरा. तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी. उसकी गरीबी के कारण वो दुख में गिरा. एंड बिगेन टू कंप्लेन, और उसने शिकायतें करना शुरू किया. शिकायतें किससे कर रहा है? वो शिकायतें कर रहा है अपने डेस्टिनी से, अपने फॉर्चून से, अपने लक से. मतलब वो अपने भाग्य से शिकायतें कर रहा है. ऐसा ही होता है जब भी हम किसी ट्रबल में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, या फिर कोई बैरियर हमारे बीच में आती है, कोई बाधाएं हमारे बीच में आती है, तो हम अक्सर कोसते हैं आई एम अनलकी, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा फॉर्चून खराब है, मेरा भाग्य खराब है. ये अक्सर होता है हमारे साथ. ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये मानव की एक मानसिकता होती है कि जब भी हमारे जिंदगी में ट्रबल्स आती है तो हम अक्सर कोसते हैं भगवान को, हमारे भाग्य को. तो ये कोई नई बात नहीं है. तो वैसा ही चार्ल्स मैके के साथ हुआ. वो कह रहा है कि मैं दुख में गिरा और मैंने शिकायतें करना शुरू किया. आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने तलाश की. लुक्ड फॉर मीन्स तलाश करना, फ्रेजल वर्ब है. मैंने तलाश की एक दोस्त की. और जेन्युइन सी बात है, व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम परेशानी में होते हैं, वी ऑलवेज सर्च फॉर ए फ्रेंड. तो हम तलाश करते हैं एक दोस्त की, रिलेटिव, रिश्तेदार की, या एक्वेंटेंस की, या फिर कोई जान पहचान की हम तलाश करते हैं. तो वैसा ही चार्ल्स मैके के साथ हुआ. उसने तलाश की एक दोस्त की. बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मेरी जो तलाश थी वो क्या होगी? व्यर्थ होगी, वैन होगी. वैन का मतलब होता है व्यर्थ होना, फ्रूटलेस होना, यूजलेस होना, बेकार होना. लेकिन जो उसकी तलाश थी, SOUGST, शॉर्ट का मतलब होता है तलाश. लेकिन मेरी जो तलाश थी वो व्यर्थ हो गई. अब यहाँ पर ये जो कवि है उसकी तलाश है वो व्यर्थ क्यों हो गई? कारण ये है कि उसको ऐसा दोस्त नहीं मिला जो कि उसकी परेशानी को मिटा सके. और वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द ट्रबल इन द पोइट्स लाइफ. और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या परेशानी है कवि के जीवन में. ही इज पुअर, वो क्या है? गरीब है. ही इज इन द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी की दशा के अंदर है. तो उसको गरीबी की दशा से निकालने वाला उसको कोई दोस्त नहीं मिला. और ये बात हमारे को अच्छी तरीके से पता है कि जब भी हम परेशानी में होते हैं तो अक्सर हमारे जो खास दोस्त होते हैं वो भी हमसे किनारा
कर जाते हैं, करते हैं किनारा। क्यों? लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है वो आपसे यही है कि अपने कंधों पर ही जंग जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे जाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और दूसरों के भरोसे ना रहे। तो आगे हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मेरी जो तलाश थी वो क्या हो गई? फ्रूटलेस हो गई, बेकार हो गई, वैन हो गई। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस मीन्स साथी, साथी शर्मीले थे। अब यहाँ पर साथी शर्मीले थे, ये क्या बात हुई कि साथी शर्मीले थे? साथी शर्मीले होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से जब when we feel shyness, जब हमारे को शर्म महसूस होती है, we run away, हम भाग जाते हैं। तो वैसे ही जब वह गया अपने दोस्तों के पास उनसे हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो उसके जो साथी थे वो किनारा कर गए, मतलब वो दूर हो गए, वो भाग गए। साथी शर्मीले होने का मतलब है कि साथियों ने उससे किनारा कर लिया। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड, और जो जान पहचान थी वो ठंडी पड़ गई। हमारे को एक इल्यूजन रहता है, एक भ्रम रहता है कि मेरी बहुत जान पहचान है, लेकिन ये जो जान पहचान होती है, जब परेशानी होती है, जब हम समस्या में होते हैं, तो ये सारी जो जान पहचान है वो हमारी क्या पड़ जाती है? ठंडी पड़ जाती है। ठंडी पड़ जाने का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ठंडी पड़ जाने का मतलब है कि जो जान पहचान है वो उसकी कोई काम नहीं आई। उसने सोचा था कि मेरे बहुत जान पहचान वाले हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरी मदद कर देंगे, लेकिन ये सारी जो जान पहचान थी वो उसकी ठंडी पड़ गई, मतलब बेकार हो गई। यहाँ पर ठंडी पड़ जाने का मतलब है कि जान पहचान उसके कोई काम नहीं आई। दे गेव मी गुड काउंसिल, दे गेव, उन्होंने दी। दे यहाँ पर रेफर हो रहा है उसके फ्रेंड्स के लिए, उसके दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, एक्वेंटेंस के लिए, जान पहचान के लिए, उसके लिए यहाँ पर दे प्रयुक्त हो रहा है कि दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। जो उसके दोस्त है, जो उसके रिश्तेदार है, जो उसकी जान पहचान वाले हैं, उन्होंने उसको अच्छी सलाह दी। ये बात हमारे को भी पता है कि जब भी हम परेशानी में होते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, वो हमारे को सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजन, जो राय देने वाले जो होते हैं, एडवाइजर्स जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत है। जो हेल्प करने वाले हैं वो बहुत कम है। तो उन सब ने मुझे अच्छी सलाह दी, बट रिडेड देयर गोल्ड, लेकिन उन्होंने मुझे सोना देने से मना कर दिया। रिडेड का मतलब होता है मना किया। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रिडेड कहो चाहे रिफ्यूज कहो, बात एक ही है, दोनों सिनोनिम्स है। मतलब दे रिडेड देयर गोल्ड, ये कहना यही चाह रहा है कि उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोना नहीं है। सोना जो गोल्ड है वो यहाँ पर रेफर हो रहा है किसके लिए? मनी के लिए, कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, उन्होंने पैसे देने से मुझे मना कर दिया। अब यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन जो उसको कवि को हो रहा है, मतलब खुद को एहसास हो रहा है और वो खुद से ही बातचीत कर रहा है। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। किन्हें जाने दो? जो उसके दोस्त है, जो रिश्तेदार है, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मय से कहा। मतलब जो कवि है उसने विस्मय से कहा। एक्सक्लेम का मतलब होता है विस्मय करना। एक्सक्लेम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मैंने विस्मय से कहा, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको पता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में लेट आता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम, मैंने विस्मय से कहा। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। एट माई साइड, मेरी तरफ। उन्हें जाने दो मतलब जो दोस्त है उन्हें जाने दो, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो मेरी तरफ है, माई साइड है। माई साइड होने का मतलब है जो मेरे फेवर में है। अभी भी एक ऐसा दोस्त है, हालांकि जो बाकी के उसके दोस्त है उन्होंने किसी ने भी उसका फेवर नहीं किया है, लेकिन ये कह रहा है कि उन्हें जाने दो। एक दोस्त ऐसा है जो अभी भी मेरे फेवर में है, अभी भी मेरे पक्ष में है। टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए। एंड एड मी, और मेरी सहायता करने के लिए। AID, एड का मतलब होता है सहायता करना। आपने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक सहायता का बॉक्स। तो जो एड है, जो हेल्प है, वो दोनों सिनोनिम है। तो लिफ्ट मी मतलब ये कह रहा है कि एक दोस्त ऐसा मेरे पास है, मेरे फेवर में है, मेरे को ऊपर उठाने के लिए। कहां से ऊपर उठाने के लिए? मतलब मेरी गरीबी की अवस्था से ऊपर उठाने के लिए। एंड एड मी, और मेरी सहायता करने के लिए। वाट एवर बीटाइट, वाट एवर चाहे जो भी। बीटाइट, बीटाइट का मतलब होता है घटित होना। बीटाइट कहो चाहे हैपन कहो, बात एक ही है।
कि चाहे जो भी हो, एक दोस्त ऐसा है मेरे फेवर में, मेरे को ऊपर उठाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए। यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि अभी भी एक दोस्त ऐसा है जो मेरे पक्ष में है, जो मुझे ऊपर उठा सकता है और मेरी सहायता कर सकता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार पर भरोसा करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, वो है रेत पर बनाना। इनकम्प्लीट सेंटेंस है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कवि ने कही है, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार पर भरोसा करना, इस संसार पर भरोसा करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, वो है रेत पर बनाना। मैंने आपको पहले बताया था इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये कहना चाह रहा है कि इस संसार पर भरोसा करने का मतलब ये है कि रेत पर महल बनाना, कैसल बनाना, किले बनाना। तो इस संसार पर भरोसा करने का मतलब है रेत पर महल बनाना। अब आप सोचेंगे रेत पर महल बनाना, इसको समझिए कि रेत पर महल बनाने का मतलब है कि अगर उसका बेस नहीं होगा, बेस नहीं होने का मतलब है कि अगर उसकी नींव नहीं होगी तो क्या होगा, कमजोर होगा और वह कभी भी कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स होने का मतलब है कि कभी भी नीचे ढह सकता है। जैसे हमारे घर पे भी जो हाउसेस, जो होम्स, जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, उनमें जो बेसमेंट होता है वो मजबूत दिया जाता है। कारण ये होता है कि जिससे कि वो आसानी से नीचे नहीं गिरे। लेकिन अगर किसी भी बिल्डिंग की अगर बेस नहीं होगा तो वो जल्दी गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी। तो ये कह रहा है कि इस संसार पर भरोसा करने का मतलब है रेत पर महल बनाना। और रेत पर बना हुआ जो महल होता है उसके बेस नहीं है, उसकी नींव नहीं है, तो वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और ये जैसा कि उसके साथ हुआ भी है कि उसने भी अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर भरोसा किया था, लेकिन उसका ये जो बनाया हुआ जो महल था वो कोलैप्स हो गया, जो वो उसका जो महल था वो नीचे ढह गया। अब आप समझ गए होंगे कि उसका जो भरोसा था, इसका कहने का मतलब है उसका जो बिलीफ था, उसका जो विश्वास था वो टूट गए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में, आई शेल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूंगा, बट इन हेवन, लेकिन किस पर, स्वर्ग पर। आई मैंने आपको पहले बताया था किसके लिए आ रहा है, चार्ल्स मैके के लिए। चार्ल्स मैके कह रहा है कि मैं भरोसा तो करूंगा लेकिन किस पर, स्वर्ग पर। हेवन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है गॉड को, भगवान को, कि मैं भरोसा तो करूंगा लेकिन किस पर, भगवान पर। जो भी, जिसको भी वह मानता है, चाहे भगवान को, चाहे अल्लाह को, जो भी है, मैं भरोसा तो करूंगा लेकिन करूंगा किस पर, भगवान पर, अल्लाह पर, या फिर जो भी उसका उपासक है उस पर वह भरोसा करेगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि माई गुड राइट हैंड मैंने आपको पहले भी बताया था किसके लिए आ रहा है, हार्ड वर्क के लिए आ रहा है, परिश्रम के लिए आ रहा है कि मैं भरोसा तो करूंगा लेकिन किस पर, भगवान पर और मेरे हार्ड वर्क पर, मतलब मेरे परिश्रम पर मैं भरोसा करूंगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वहां पर कंप्लीटली इसका जो सेंस है, जो इस कविता में जो डिप्रेशन की जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर एंड हो जाएगी और न्यू बिगिनिंग नेक्स्ट लाइन से होगी। जो फीलिंग्स है कवि के अंदर वो अब चेंज हो जाएगी। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस था, करेज, करेज का मतलब होता है साहस, मेरा जो साहस था वो रिवाइव हुआ। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। पुनर्जीवित होना मतलब, पुनर्जीवित क्यों कहा, पुनर्जीवित इसलिए कहा है कि उसके पास करेज था पहले, गरीबी से पहले, लेकिन वो उसका जो करेज था वो खत्म हो गया था व्हेन ही इज इन कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। जब वो गरीबी में गिरा था या गरीबी की जब दशा आई थी तो उसका ये जो करेज था वो खत्म हो गया था। तो अब ये जो सेंसेशन, जो संवेदनाएं उसके पास आई है कि मैं भरोसा करूंगा केवल भगवान पर और मेरे परिश्रम पर, और जब उसको दोस्तों का भी पता चल गया है कि कैसे मेरे दोस्त है, तो अब यहाँ पर जो उसमें चेंजमेंट आया है वो कह रहा है कि माई करेज रिवाइव्ड। अब इस सेंसेशन से, इस संवेदनाओं से, ये सारी जो फीलिंग्स थी जो उसके साथ बीती है उससे अब उसका जो सांस था वो पुनर्जीवित हुआ। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, मेरे भाग्य के निराश होने के बावजूद। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, मतलब जो उसका भाग्य था, फॉर्चून था, उसके नाराज होने के बावजूद या वो साथ नहीं देने के बावजूद भी मेरा जो सांस था वो पुनर्जीवित हुआ। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा जो हाथ था वो इतना शक्तिशाली था, एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितनी की मेरी आत्मा हल्की थी। अब आपसे अगर बात की जाए कि स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा,
आत्मा में कितना वजन होता है? तो आप कहेंगे कि आत्मा में तो वजन होता ही नहीं होता है, न के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर जो अपोजिट इमेज है वो उसने काम में लिया है और आपको ये बताना चाह रहा है कि जितनी मेरी आत्मा हल्की थी उतना ही मेरा हाथ भारी हो गया। अब आप सोचेंगे कि आत्मा हल्की है तो हाथ भी हल्का हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट इमेज यहाँ पर काम में ली गई है कि जितनी मेरी आत्मा हल्की थी उतना ही मेरा हाथ क्या हो गया? भारी हो गया। इसको आप अपोजिट में समझिए कि आत्मा बिल्कुल हल्की होती है, यहां पर जो हाथ है वो उतना ही भारी हो गया। भारी हो जाने का मतलब है कि उसका हाथ शक्तिशाली हो गया, उसमें पावर आ गई। इट रेज्ड मी, इसने मुझे उठाया। रेज, RAISE, रेज यानी उठाना। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर यूज आई है। इट रेज्ड मी, इसने मुझे उठाया। किसने उठाया? इसके हाथ ने उठाया। इसने मुझे उठाया फ्रॉम सोरो। सोरो मीन्स दुख। इसने मुझे दुख से उठाया। दुख से उठाने का मतलब है कि जब वो पॉवर्टी की कंडीशन में था तो इसकी जो कठिन मेहनत है उसने उसको इस कंडीशन से उबारा, रिवाइव किया उसको और उसे इस कंडीशन से ऊपर उठाया। और अब जो कवि है वो थोड़ा बेटर फील कर रहा है। तो इट रेज्ड मी, इसने मुझे ऊपर उठाया फ्रॉम सोरो, दुख से। अब वो उस दुख की कंडीशन में नहीं है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे बचाया। पेन का मतलब होता दर्द, PAIN। इसने मुझे दर्द से बचाया, मतलब जो दर्द उसकी जो पीड़ाई थी उससे इस हाथ ने बचाया। मतलब जो कठिन मेहनत की थी उसने जो कठिन मेहनत की थी, इस मेहनत ने उसे ऊपर उठाया और उसने दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। मतलब हाथ के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि इसने मुझे खिलाया। एंड क्लेड मी, क्लेड CLAD, क्लेड का मतलब होता है कपड़े पहनाना। इसने मुझे खिलाया, इसने मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, एक बार नहीं बार बार। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने जो मेहनत की थी उससे उसने एक बार ही खाया और एक बार ही कपड़े पहने। ये जो कठिन मेहनत है उसने उसको बार बार खिलाया, उसे कपड़े पहनाए। ये यहां पर कहना चाह रहा है। द फ्रेंड्स, दोस्त, हु हैड लेफ्ट, जो मुझे छोड़ चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो दोस्त मुझे छोड़ चुके थे। कौन से दोस्त? आपको याद हो तो जब पॉवर्टी की कंडीशन में वो था तब सारे जो दोस्त थे वो उससे किनारा कर गए थे। लेकिन अभी की जो कंडीशन है वो अलग है। आप जानते हैं कि इसकी कठिन मेहनत ने इसको ऊपर उठा दिया है, इसको खाना भी दिया है, इसको कपड़े भी दिए हैं। तो जो दोस्त थे उसके, जो उससे किनारा करके गए थे, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट, दोस्त जो छोड़ चुके थे, केम बैक, वापस आ गए। जो दोस्त उसे छोड़ के गए थे वो वापस आ गए। और ये होता भी है कि जब आपकी कंडीशन सुधरने लग जाती है तो अपने आप आपके दोस्त बनने लग जाते हैं। आपने सुना होगा गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, लेकिन जब आदमी कंडीशन बढ़िया होती है तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट, दोस्त जो उसे छोड़ चुके थे, केम बैक, वो वापस आए। एवरीवन, प्रत्येक आ गया। एवरीवन मतलब कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो पीछे रह गया, सारे के सारे दोस्त उसके आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट गहरा, एडवाइजर्स सलाह देने वाला, गहरी सलाह देने वाला। गहरी सलाह देने वाले का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने, जिस दोस्त ने और जिन दोस्तों ने उसको सबसे ज्यादा ही सलाह दी थी, सबसे ज्यादा सलाह दी थी, मतलब जिसने उसको बहुत हेल्प नहीं की थी, केवल क्या दी थी? एडवाइजर्स दी थी। तो जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, मतलब जो सबसे ज्यादा सलाह देने वाले थे, लुक्ड ब्राइट, वो चमकीले नजर आए। चमकीले नजर आने का मतलब है कि अब वो क्या सोच रहे हैं कि हमारी सलाह काम आई। अब वो वापस आके क्या कहेंगे? देख, हमने तेरे को कहा था और देख मेरी सलाह काम आई। यही होगी उनकी फीलिंग्स। तो जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे वो इतना चमकीला नजर आए एज द सन, जिस प्रकार से सूर्य। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहां पर काम आया है कि वो इतना चमक रहे थे जितना कि सूर्य, जिस प्रकार से जो सूर्य होता है, जो सन होता है, वो ब्राइटनेस फैलाता है, उसी प्रकार से जो दोस्त थे उसके, जो सबसे ज्यादा सलाह देने वाले थे, वो इतने चमकीले नजर आ रहे थे। कारण क्या था कि क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि हमारी जो सलाह थी वो काम आई और अब हमारे फ्रेंड की जो कंडीशन है
वो सुधर गई है। और मैंने आपको कहा भी था कि जब कंडीशन सुधर जाती है तो बहुत सारे दोस्त अपने बन जाते हैं। तो वापस वो सारे जो दोस्त थे वो उसके पास आए और वो चमक रहे थे और वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं कि देख हमारी सलाह तेरे काम आए। आई नीड देम नो मोर, आई नीड देम, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आदमी को एहसास हो जाता है कि जब आदमी गरीबी में, दुख में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में होता है तो जो उसकी हेल्प करता है उसका भी उसको पता चल जाता है, जो नहीं करता उसका भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर उसकी हेल्प जो चार्ल्स मैके की है किसी ने नहीं की है। तो अब उसको पता है कि ये सारे जो दोस्त है वो केवल सेल्फिश फ्रेंड्स है, केवल स्वार्थी दोस्त है, मतलब के दोस्त है। तो वो कह रहा है कि आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते भी है। ऐसा नहीं है कि उन दोस्तों को पता नहीं है, दोस्तों को भी पता है कि अब हमारी इसको आवश्यकता नहीं है। तो आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एंड दे ऑल अंडरस्टैंड, और वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते भी है। आई थैंक थी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। आई थैंक थी, थैंक धन्यवाद देना, थी लिटरेचर की जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो थी है वो यूज होता है यू के लिए। आई थैंक थी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट थी, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। मेरे अच्छे दाहिने हाथ आपको अच्छे तरीके से पता है कि कठिन मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है कि कठिन परिश्रम या मेहनत, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं और मैं तुम पर भरोसा करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पोएम समझ में आई होगी। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको पोएम कैसे लगी।